नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 13 अक्टूबर और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के वीडियो में हम लोग एक बड़े टॉपिक को कवर करेंगे और दो छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके साथ साथ एईडीओ के लिए भी मैं आपको करंट अफेयर में इसमें फैक्ट्स बताता हूँ। एईडीओ कोई एग्ज़ाम अलग से नहीं आएगा, उसमें करंट जो न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको करंट अफेयर करवाता हूँ, निश्चित तौर पर इसमें से उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि कब हो सकता है, क्या मार्च में होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। जनवरी 2026 में आपका बीपीएससी मेंस हो जाएगा। इसलिए कृपया करके दिसंबर से पहले अपना सारा कुछ कंप्लीट करने का प्रयास करें। अब तो रिजल्ट भी हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा आपका। दिवाली से पहले संभावना है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। ओके, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या बीपीएससी और एईडीओ दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए क्या? दोनों का एग्ज़ाम का प्रकृति जो है, नेचर है, बिल्कुल ही अलग है। अगर आप एईडीओ के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं और बीपीएससी 72 के लिए भी, तो कृपया करके दिन में 2-3 घंटा प्रैक्टिस के लिए एईडीओ को रखें केवल। बाकी समय जो है आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करें। मैथ्स रीजनिंग का 2 घंटा प्रैक्टिस और 2 घंटा जीएस का प्रैक्टिस, इतना अगर आप रेगुलर करते हैं, 4 घंटा पर डे देते हैं एईडीओ के लिए, बाकी 7-8 घंटा बीपीएससी के लिए, अगर आप मेहनती हैं तो, अगर ऊपर तैयारी करें तब तो कोई बात ही नहीं, मेहनती हैं तो आप आसानी से दोनों को लेकर के चल सकते हैं। ओके, देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ तो यही है कि मुत्ताकी, क्या नाम है इनका, आमिर खान मुत्ताकी नाम है इनका, और यह तालिबान के विदेश मंत्री हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री नहीं हैं, क्योंकि भारत सरकार ने तालिबान को अभी तक अफगानिस्तान के शासक के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को। लेकिन ये ऑफिशियल विजिट पर आए हुए हैं और कई सारे जगहों पर इनकी वार्तालाप भी हुई है। अब नेक्स्ट जो इनकी वार्तालाप होगी वो अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात की संभावना है। इन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये वो गन वाले लोग हैं जो लड़ रहे थे युद्ध। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सधा हुआ, शांत दिखते हैं, एग्रेसिव नहीं दिखते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मीडिया को हैंडल किया, जवाब दिया। कठिन से कठिन सवाल भी इनसे पूछे गए और इन्होंने अच्छे से जवाब दिया। कोई उकसावे वाला बयान नहीं, कोई ऐसा एक लाइन नहीं आपके दोनों दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखेगा जिससे लगेगा कि ये लोग तो दुनिया कल तक इनको टेररिस्ट बोल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ओके, एक स्टेट्समैन जो होते हैं, शासक जो होते हैं, वाकई उसी के जैसे इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है। तो अभी तो नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इससे बीपीएससी मेंस में सवाल पूछा जा सकता है? निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तालिबान को भारत की सरकार ने अभी तक मान्यता क्यों नहीं दिया है, इसके कारणों को बताइए। शॉर्ट आंसर है, पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि क्यों भारत को तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। या फिर ये पूछ सकता है कि तालिबान के अफगानिस्तान में शासक बनने के पश्चात से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में क्या बदलाव देखा गया है, उसको चिन्हित करें। या भारत और अफगानिस्तान के संबंधों का भविष्य क्या देखते हैं, उसके बारे में लिखें। 4 सवाल मैंने आपको बताए हैं, 4 में से एक भी लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है। उधर एक अपडेट ये भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हिंसक संघर्ष शुरू हो गया है। जिस दिन आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा हुई थी, उस दिन काबुल के ऊपर में, चूँकि काबुल के पास, अफगानिस्तान के पास अपना एयरफोर्स नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने वहाँ पर बॉम्बिंग कर दी थी। टीटीपी के लीडर को मारने की उसने दावा किया था कि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो तालिबानी अंग है उसको मारने का उन्होंने दावा किया था, जिसके पश्चात से अफगानिस्तान के जवाब में दोनों देशों के बीच में हिंसक झड़प हो गया। 50-60 करीब में पाकिस्तान के सोल्जर मारे गए, जैसा तालिबान ने क्लेम किया है। तो अगर इस क्षेत्र में, ये इसको क्या कहा जाता है बंधुओं, क्षेत्रीय संघर्ष। 2 दिन पहले जब बीपीएससी मेंस टारगेट ग्रुप में मैंने टेस्ट लिया था, तो उसमें मैंने एक सवाल दिया था कि भारत का 2025 में जो हमारा व्यापार है, ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर कहते हैं इसको बंधुओं, हमारा जो व्यापार है वो 2025 में किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। तो बच्चों को लगा कि केवल मैंने टैरिफ से ही सवाल पूछा है। बिल्कुल भी नहीं। टैरिफ का रहता तो मैं आपको बोलता कि टैरिफ के कारण से क्या प्रभाव पड़ा है। टैरिफ शब्द का मैंने सवाल में जिक्र नहीं किया था, लेकिन जवाब में 10 में से 5 कॉपी में केवल टैरिफ की बातें की गई हैं। ये गलती करते हैं आप।
मैंने आपसे पूछा कि भारत का 2025 में व्यापार जो है किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वैश्विक व्यापार की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें आपने क्षेत्रीय संघर्षों की चर्चा क्यों नहीं की, इसमें ईरान इजराइल संघर्ष की चर्चा आपने क्यों नहीं की। इसमें आपको बताना चाहिए था कि हूती विद्रोहियों के कारण लाल सागर से व्यापार कठिन हो गया है, अमेरिका का टैरिफ तो है ही, और भी दुनिया में कई सारे संघर्ष चल रहे जिसके कारण से भारत के व्यापार बाधित हुए हैं। अब अगर आज मैं ये सवाल पूछूंगा तो आप बता सकते हैं कि नए क्षेत्रीय संघर्ष इस एरिया में उभर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर भारत पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में भारत जरूर कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान को कुछ सपोर्ट किया जाए, हथियारों से ना सही, सेटेलाइट के माध्यम से कुछ पिक्चर ही मुहैया करके हम सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करेगा। तो इससे नए प्रकार के क्षेत्रीय संघर्ष उभर सकते हैं। जितना डायमेंशन आप सोच सकते हैं, जितना डायमेंशन में आप आगे बढ़ कर के लिखेंगे, उतना ही शानदार आपके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आज है, एक बहुत ही बड़ा समिट हो रहा है। कहाँ पर? तो ये हो रहा है शर्म अल शेख है। कहाँ पर? मिस्र में ये जगह है, शर्म अल शेख कहा जाता है इसको, मिस्र में यह जगह है। यहाँ पर गाजा पीस समिट हो रहा है। क्या अब उसको बोला जा रहा है? गाजा पीस समिट। इसके बारे में प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछेगा। चेयर्ड बाय सीसी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो भारत की यात्रा पर भी आए थे, 26 जनवरी में हमारे एक बार मेहमान रह चुके हैं। तो अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही, को चेयर्ड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा को चेयर किया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है, जब से आए हैं दुनिया में इंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा को चेयर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को अंतिम समय में इनवाइट किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। भारत सरकार ने, उन्होंने बोला कि हम नहीं आएंगे। और भारत के जो MOS हैं, स्पेशल इन्वॉय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री जिसको कहा जाता है, कीर्तिवर्धन सिंह, ये वहाँ पर जा रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसके कारणों से शुरू करते आज का वीडियो। देखिए आज का पहला न्यूज क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी जगहों पर आपको यही न्यूज आज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया था। सबसे पहला PT फैक्ट क्या हो गया, कहाँ पर हो रहा है गाजा पीस समिट? तो ये हो रहा है शर्म अल शेख। शर्म अल शेख जगह का नाम है, शर्म अल शेख जगह का नाम है। ये जगह कहाँ पर है? तो ये है मिस्र में, मिस्र में है, वहीं पर यह समिट हो रहा है। यहाँ पर कॉप का भी आयोजन कुछ वर्ष पूर्व किया गया था। तो ये भी दूसरा फैक्ट याद रखेंगे। इसके ज्योग्राफी के बारे में आपको कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा। तीसरा चीज़ है कि इसकी अध्यक्षता वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसकी सह अध्यक्षता जो है, को चेयर, वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये कुछ PT फैक्ट हो गए। भारत के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए, उसमें सबसे पहला कारण जो है, जो माना जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा, वो है ये कि भारत के प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हम आपसे नहीं मिलेंगे, अब तभी मिलेंगे जब ट्रेड डील साइन हो जाएगा। उससे पहले बिल्कुल सही कर रहे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे संबंध इतने निचले स्तर तक चला गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा ये भी है कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ जो हैं, ये दोनों ही वहाँ पर रहेंगे। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री के जाना सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे संबंध आजकल निम्नतम स्तर पर पहुँच गए हैं। इसलिए भारत के द्वारा विदेश मंत्रालय से एक स्पेशल इन्वॉय जा रहा है, जिनके नाम के बारे में आपको बता चुका हूं। तो इसको जरूर ही याद रखिएगा। ट्रंप ने मिस्र के विदेश मंत्री संपर्क कर मोदी को आमंत्रित किया। लास्ट टाइम उन्होंने आमंत्रित किया, इसके कारण से भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। भारत द्वारा कीर्तिवर्धन सिंह हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। इनके बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछेगा आपसे, AEDO में पूछ सकता है, 72 में पूछ सकता है, कोई भी अभी एग्जाम होगा, बिहार SI का होगा, उसमें पूछ सकता है कि भारत की तरफ से गाजा पीस समिट में शामिल होने के लिए कौन गए थे, किस तारीख को हुआ है, ये भी पूछ सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी निमंत्रण मिला है और वो वहाँ पर दौरे गए हैं। ट्रंप को भी मिला है। इसलिए भारत के जो प्रधानमंत्री है वो बचना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर शामिल ना हो। ओके, इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसका क्या आउटकम होता है ये तो कल के ही न्यूज़पेपर पता चलेगा। क्या होगा आउटकम? एक जगह को आपने नेस्त नाबूद कर दिया। UN का आज का रिपोर्ट है कि गाजा को पहले जैसे बनाने में कम से कम 15 वर्षों का समय लगेगा। UN का है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है। UN ने बोला है कि वहाँ की ज़मीन पर इतने बॉम्ब गिराए गए हैं कि उसको उपजाओ, और वहाँ पर सीमेंट मिल गया है। सीमेंट और घर जो निर्माण की सामग्री होती है,
क्योंकि सभी घरों पर बम गिराए गए। तो इतना ज़्यादा बम गिरा है वहाँ पर कि वहाँ की ज़मीन उपजाऊ कम हो गया है, फर्टाइल जो थे वो उनकी फर्टिलिटी कम हो गई है, उपजाऊ कम हो गए हैं। इसके कारण से उसको 25 से 30 साल मिनिमम लगेंगे उसको फिर से उपजाऊ बनाने में। कितने ही बच्चे वहाँ पर मारे गए। अब उसके लाशों पर बैठ कर के नेता पीस समिट कर रहे हैं। पीस समिट के लिए बचा क्या है वहाँ पर जो आप पीस समिट करने जा रहे हैं। खैर दुनिया ऐसे ही चलती है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 की हम लोग बातचीत करेंगे डिटेल में। और आपको ये पता ही होगा कि पीस समिट से याद आया कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, तो मारिया जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं उनको वो पीस प्राइज़ मिला है। वो भी इजराइल की समर्थक रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है उसकी समर्थक रही हैं। उनको पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी, पहला पीटी फैक्ट के लेखक लात्सलो, इनका नाम देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा, क्रास्जना होरकाई इनका नाम है। लात्सलो क्रास्जना होरकाई को उनकी प्रभावशाली दूरदर्शी कृतियों के लिए प्रदान किया गया। और आपको पता नहीं होगा कि भारत के भी एक शानदार लेखक अमिताभ घोष, वो इस बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए वो भी थे रेस में, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। ओके, कौन है ये, तो इनके बारे में ज़रा पढ़ेंगे। देखिए हंगेरियन उपन्यासकार, पटकथा लेखक हैं। इनका नाम जरूर एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ने के बाद मेरी दूसरी बार पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, कृपया याद कर लीजिएगा, जैसे हो वैसे याद कर लीजिएगा। वे कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतया उत्तराधुनिक या डायस्टोपियन एवं विषादी उपन्यास के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें एक सीक्वेंस उपन्यास नहीं लिखा जाता है। जिस प्रकार से नोलान की आपने मूवी देखी है क्या, उसी प्रकार से होता है। हर घटना जो है वो अलग अलग सीक्वेंस में होता है, उन सभी को आपको जोड़ करके समझना पड़ता है। तो ये एक अलग शैली है उपन्यास लिखने की, जिसके लिए इनको जाना जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं सेंटा टैंगो, द मेलैंकोली, रेजिस्टेंट, वॉर एंड वॉर, साइबो देयर बिलो, ये सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपसे पूछ सकता है इनमें से 3 किताबों के नाम दे करके कि हाल ही में चर्चा में रहे ये क्या हैं। तो इन किताबों के लिए, इन सब के एक किताब के लिए नहीं मिला है, इनकी बहुत सारे सामग्रियों के लिए सामूहिक रूप से इनको प्रदान किया गया है। प्रमुख उपलब्धियां और पुस्तक, इन्हें वर्ष 2015 के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 71 बीपीएससी में पिछले साल के जो पीस प्राइज विनर हैं उनके बारे में पूछा गया कि इनको किस और पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 72 में भी, इसलिए कृपया इसको ध्यान से पढ़िए, सीरियसली लीजिए इन सब टॉपिकों को भी। कब किया गया? 2015 में। 2018 के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की लघु सूची में इनकी रचना द वर्ल्ड गोज ऑन शामिल थी। ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार के जो कठिन पीटी फैक्ट होते हैं वो 72 बीपीएससी में आ सकते हैं। साहित्यिक सम्मान, इनको उनके जटिल गद्य, एक वाक्य वाले अनुच्छेद रचनाओं में दार्शनिक गहनता के लिए प्रशंसा की जाती है और यह एक नई शैली है नोवेल लिखने की। उनकी रचनाएं सर्वनाशकारी दर्शन, मानवीय भ्रम, नैतिक पतन, निराशा और सौंदर्य के अंतर संबंधों का अन्वेषण करती है। ये अलग अलग रस होते हैं जिन सभी का वर्णन उनकी रचनाएं करती हैं। 2015 के मैन बुकर द्वारा वर्णित द मेलैंकोली ऑफ रेजिस्टेंट को पश्चिमी सभ्यता का व्यंग्यात्मक और भविष्य सूचक दृष्टिकोण कहा जाता है। ये जो इनकी किताब है जिसको 2015 में सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमिताभ घोष वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के दावेदार में शामिल हैं। अमिताभ घोष जी को भारत में बहुत सारे सम्मान, ज्ञानपीठ जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये भी इस बार थे, लेकिन इस बार ये विजेता नहीं हो पाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद इनको आने वाले समय में ज़रूर ही मिलेगा नोबेल पुरस्कार भारत के साहित्यकार के रूप में। वर्ष 1956 में कोलकाता में जन्मे अमिताभ घोष भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं। वो देश के अग्रणी समकालीन लेखकों में से एक हैं। तो ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला है कि भारत का जो रिसर्च सेंटर है कहाँ पर है भाई, तो अंटार्कटिका में, अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका में है, दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ पर हमारा पहले से ही रिसर्च सेंटर था, मैत्री था और भी कई सारे हैं। तो मैत्री 2 एक नया रिसर्च सेंटर फिर से स्थापित किया जाएगा। उसको क्लियर मिल गया है भाई, मंत्रालय ने उसको हरी झंडी दे दी है। अब जल्द ही इसको स्थापित कर दिया जाएगा।
देखिए क्या है, मैत्री 2 का प्लान सबसे पहले 2023 के अंदर प्रस्तावित किया गया था और अब इसको मंजूरी दे दी गई है और माना जा रहा है कि 2029 तक यह जो रिसर्च सेंटर है यह बनकर तैयार हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अनुमति प्रदान की जो भारत के अंटार्कटिका कार्यक्रम का अगला अध्याय है। यह स्टेशन पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित होगा जो दक्षिणी गंगोत्री के पास में ही होगा। उसी के पास मैत्री 2 को सेटअप किया जाए। निर्माण और संचालन की हम लोग बात करें तो निर्माण जनवरी 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा जो अर्थ साइंसेज मंत्रालय का अधीन है उसी के द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। इसका महत्व क्या है, तो अंटार्कटिका में भारत के मौजूदगी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा यह। और 1989 में संचालित मैत्री 1 जो है अब उसकी जगह पर मैत्री 2 को और भी एडवांस तरीके से रिसर्च सेंटर रूप में स्थापित किया जा रहा है। दक्षिणी गंगोत्री और भारती ये सब छोटे छोटे रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में। भारत के पूर्वी अंटार्कटिका में पहला आधार जो बर्फीले महाद्वीप के अनछुए क्षेत्र में अनुसंधान को विस्तार देगा। ये जो सेंटर नया बनाया जाएगा मैत्री, यह पूर्वी भाग में अंटार्कटिका के पूर्वी भाग में बनाया जाएगा। फिलहाल में हमारे रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थित हैं। अब पूर्वी भाग में स्थापित किया जाएगा जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान को बढ़ावा देगा। NCPOR यही वो संस्था है, मिशन का आयोजन और समन्वय करती है ये सब काम। वैज्ञानिक समुदाय का समर्थन 2012 संचालित भारतीय स्टेशन की तरह यह वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करेगा। NCPOR के निदेशक ने कहा है कि आने वाले समय में रिसर्च सेंटर की मदद से हम कई प्रकार के यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट सक्सेसफुली कर पाएंगे। ओके, अब जरा पहले के भी रिसर्च सेंटर के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला था 1983 में, ये याद रखिएगा ईयर को, क्या पता सीक्वेंस लगाने के लिए दे दे। मैत्री 1 1989 से संचालित पोलर रिसर्च के लिए सबसे प्रमुख में से एक है। 1989 मैत्री 1, उससे पहले दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री 1 आ गया। भारती 2012 में स्थापित, 2012 में भारती को स्थापित किया गया और अब 2025 से मैत्री 2 के लिए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। 2029 के जनवरी तक यह भी स्थापित हो जाएगा। इसका महत्व क्या होगा हमारे लिए, तो हमारे लिए देखिए महत्व क्या होगा। वैज्ञानिक लाभ, पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान, बर्फ की परत, महासागर की धाराएं, परिस्थितियों पर नया डेटा हमें मिलेगा। किस प्रकार जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, क्या ऐसे क्षेत्र में एनर्जी और हमारे इकोनॉमी के लिए संसाधन भी उपलब्ध हैं जिनका आने वाले समय में हम दोहन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है जलवायु परिवर्तन के कारण से आने वाले समय में यहाँ पर बर्फ पिघलेंगी तो नई चीज़ें मिल सकती हैं जो मानव के लिए काम की हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्कटिक ट्रीटी सिस्टम के तहत वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में भारत की मजबूत स्थिति होगी। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी होगा, भविष्य के लिए भी संभावनाएं भी हैं क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भविष्य में मिल सकता है। जैसे आर्कटिक जो रीजन है, उत्तरी ध्रुव का जो रीजन है, वहाँ पर बर्फ पिघलने से नई वस्तुएं, नए संसाधन मानव के लिए आ सकते हैं, देखने को मिल सकता है। और वहाँ से नए समुद्री मार्ग भी बन रहे हैं जिसके कारण से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दोनों ही चर्चा में रहते हैं। तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। आज के मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, 3 टॉपिक। एक साहित्य नोवेल था, एक भारती 2 के बारे में था और एक आपको बताया मैंने कि पीस समिट कहाँ पर हो रहा है। कल से वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कई सारे टॉपिक को मैं शामिल करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।